हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू RMPSU। तो आज हम करवाने वाले हैं BSc फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के यूनिट 5th के इम्पोर्टेंट MCQs। इससे पहले जो यूनिट 4th, 3rd, 2nd और 1st हैं उनके MCQs के वीडियोस ऑलरेडी बन गए हैं और वो चैनल पे पड़े हुए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे यूनिट 5th के इम्पोर्टेंट MCQs। और जो यूनिट 5th है वो बेसिकली इनहेरिटेंस से रिलेटेड है या हेरिडिटी से रिलेटेड है, आनुवांशिकता से रिलेटेड है या आनुवांशिकी से रिलेटेड है। तो आज हम इसके MCQs करेंगे। चलिए, तो आज हमारा फर्स्ट जो MCQ है वो है मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट विद। जो मेंडल ने संकरण के प्रयोग किए थे वो किस प्लांट पे करे थे, किस पौधे पे करे थे। तो जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था हाइब्रिडाइजेशन के लिए या संकरण के लिए, वो इन्होंने किया था गार्डन पी पे। इनका खुद का ही गार्डन था, उसमें ये मटर के प्लांट बना के रखते थे। उन्होंने उन्हीं मटर के प्लांट के ऊपर या उन्हीं मटर के पौधों के ऊपर अपना हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया, यानी संकरण वाला प्रयोग किया। सेकेंड क्वेश्चन है मेंडल वॉज लकी इन चूजिंग पी प्लांट। मेंडल लकी थे चूज करने के लिए पी प्लांट की। उन्होंने पी प्लांट को ही चूज किया, यानी कि मटर का जो प्लांट था या मटर का जो पौधा था उन्होंने इसको ही चूज करा। वो लकी रहे। क्यों रहे लकी, हमें इसके बारे में बताना है। जैसे जो उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, 3 लॉ दिए थे बेसिकली, तो वो जो 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वो दे पाए या आनुवांशिकता के 3 नियम जो थे उनको ये दे पाए। क्यों दे पाए? क्योंकि इन्होंने मटर का प्लांट को चूज किया था। और ये इन्होंने ऐसे नहीं किया था कि इनको सारी चीजें पता थी, पर इन्होंने बाय लक इनको यूज कर लिया था। इनको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऐसे ही बाय लक, किस्मत की वजह से इन्होंने चूज कर लिया मटर प्लांट, और ये सही रहा मटर प्लांट को चूज करना। अब हमें बताना है कि क्यों सही रहा कि इन्होंने मटर के ही प्लांट को चूज करा। ठीक है, तो देखिए 7 कैरेक्टर थे, यानी कि 7 गुण थे मटर के प्लांट में, जो कि जो इनहेरिटेंस है उसको बताने में सफल रहे। आनुवांशिकता जो है वो कैसे कैसे अपने पेरेंट्स से अपने बच्चों में जाती है या अपने जो माता पिता होते हैं उनमें से जो बच्चों में जाती है, उनको बताने के लिए जो 7 कैरेक्टर्स इनको चाहिए थे वो 7 के 7 जो गुणसूत्र थे या जो 7 के 7 जो कैरेक्टर्स थे वो इस पी के प्लांट के क्रोमोसोम में निहित थे, क्रोमोसोम में थे, तो इसीलिए ये सफल रहे। तो 7 कैरेक्टर्स याद रखिएगा यहाँ पे कि 7 कैरेक्टर्स थे जो मटर के प्लांट में प्रेजेंट थे। इसकी वजह से ये लकी रहे। अगर ये कुछ और चूज करते, अगर ये कुछ और सोचते कि चलो मटर को नहीं चूज करता हूँ, किसी और प्लांट को चूज कर लेता हूँ, तो ये गलत जाते, फिर ये बता ही नहीं पाते नियम्स को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल वॉज बोर्न इन। मेंडल जो थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए मेंडल जो थे ये ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है 2 होमोलोगस जीन्स आर आइडेंटिकल इन जीनोटाइप कॉल्ड। जो जीनोटाइप में एक जैसे हों उन जीन्स को हम क्या बोलते हैं? तो उन जीन्स को हम बोलते हैं होमोजाइगस या समरूप जीन्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऐसे ध्यान रखना है, जैसे सपोज करिए कोई लंबा है और कोई छोटा है, तो हम लंबे के लिए टी लिखते हैं यानी कि टॉल लिखते हैं, और छोटे के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर छोटे के लिए लिख देंगे स्मॉल टी। ठीक है, तो अगर किसी भी पर्सन के अंदर टी प्रेजेंट है, ये वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे समजातीय या फिर होमोजाइगस, या उसके अंदर हो सकता है ये भी प्रेजेंट हो। तो दोनों एक जैसे ही अगर प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं समजातीय। और अगर एक ये वाला हो और एक ये वाला हो, ठीक है, तो एक बड़ा टी हो गया, एक छोटा टी हो गया। इसका मतलब क्या होगा? ये होगा लंबा वाला प्लांट का गुण और ये होगा छोटा वाला प्लांट का गुण। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। ये याद रखिएगा, हेट्रोजाइगस। और इसका जो हिंदी टर्म होता है वो होता है विषम युग्मजी। ठीक है, याद रखिएगा। ये होमोजाइगस मतलब एक जैसे जीन और हेट्रोजाइगस मतलब 2 अलग अलग जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज हेट्रोजाइगस कंडीशन, कि इनमें से कौन सी हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही जस्ट बताया है कि एक जो जीन होगा वो होगा दूसरा और एक जीन होगा दूसरा, तो 2 अलग अलग जीन अगर प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस। तो देखो यहाँ पर सेम है, ये नहीं होगा, यहाँ पर भी सेम है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर है 2 अलग अलग, ये है बड़ा आर और ये है छोटा आर, इसीलिए जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड, और हाँ यहाँ पे ना ये ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, ये ऐसे ऐसे थोड़ा सा वो हो गया है, मैंने
इसको जब चेंज करा है तो यहाँ पे ऐसे ही कर लीजिएगा, ये हिंदी में भी ऐसे ही टाइप करके ही आने वाला है, ठीक, ऐसे ही आएगा ये हिंदी में भी। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज, जो यूनिट होती है इनहेरिटेंस की वो क्या होती है ये बताना है। तो देखिए यूनिट क्या होती है, जीन ही होती है यूनिट। जो ये होते हैं ना, ये जो कैरेक्टर्स हैं इन्हीं के थ्रू ही, ये जो जीन है इन्हीं के थ्रू ही कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है। जैसे अगर किसी के माँ बाप गोरे हैं तो उसके बच्चा भी गोरा हो जाता है, या किसी के अगर पापा लंबे हैं मम्मी छोटे हैं तो कोई बच्चा छोटा हो जाता है, कोई बच्चा लंबा हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, इस जीन की वजह से ही होता है। सबसे छोटी जो इकाई होती है वो जीन होती है इनहेरिटेंस की, या फिर आनुवांशिक की, या फिर वंशानुक्रम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म जीन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, की जो जीन टर्म है वो सबसे पहले किसने यूज किया था। तो देखिए मेंडल जो है इन्होंने सबसे पहले जीन टर्म नहीं यूज किया था, ये याद रखिएगा। बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, वो मेंडल को लगा के आ जाएंगे। मेंडल ने तो जब अपना प्रयोग किया था उनको तो ना क्रोमोसोम के बारे में कुछ पता था, ना ही उनको जीन के बारे में कुछ पता था, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है मेंडल, ये तो एकदम गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं लगा के आएंगे, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा जॉनसन। जॉनसन जो थे इन्होंने सबसे पहले जीन टर्म को यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद हेरिडिटी की, हमें बायोलॉजी की उस ब्रांच के बारे में बताना है, उस शाखा के बारे में बताना है जो हेरिडिटी के साथ यानी कि वंशानुक्रम की स्टडी कराती है या अध्ययन कराती है। हमें उनके उस शाखा का नाम बताना है। नेक्स्ट है या तो हमें हेरिडिटी के बारे में बताती है या सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, जैसे कि किसी के जो माँ बाप हैं वो कैसे हैं उसके ही अकॉर्डिंग उसके बच्चे बन जाते हैं, या तो सिमिलर बन जाते हैं या डिसिमिलरिटी आ जाती है। तो कैसे आ जाती है डिसिमिलरिटी, इंडिविजुअल रिलेटेड बाय डिसेंट, ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये जो ब्रांच है बायोलॉजी की इसको हम क्या बोल देंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसको हम बोल देंगे जेनेटिक्स, ठीक है। क्या बोल देंगे, इसको जेनेटिक्स बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक्स कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड, कि जो वंशानुक्रम का या आनुवांशिक का पूरक होता है वो क्या होता है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए पूरक अगर आ जाएगा ना तो आपको क्या लगाना है, जीनोटाइप लगाना है, ठीक है। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जीनोटाइप। अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताऊं जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए जैसे अगर किसी के पापा टॉल हैं और उसकी जो मम्मी है वो डॉर्फ है, ठीक है, ये हो गए पापा ही लिख लेते हैं यहाँ पे, और ये हो गई मम्मी, ठीक है। अब यहाँ पे जो बच्चे बनेंगे वो कैसे बनेंगे, बच्चे बनेंगे ऐसे सारे के सारे, ठीक है। जो उनकी फर्स्ट जनरेशन बनेगी यानी जो F1 बनेगी वो सारे के सारे ऐसे ही बच्चे बनेंगे, ठीक, क्योंकि इनके बीच में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो चारों केसेस में यही ही आएगा अगर 4 बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो। अब ना यहाँ पर देखो क्या होता है, अगर हम ये बोलें कि इनका फिनोटाइप कैसे होगा, तो देखो फिनोटाइप सबका एक ही होगा, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये वाला जीन्स, इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन्स। जो डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, जो अगर एक भी प्रेजेंट होना तो वही ही गुण आएगा, क्योंकि इन सब में ये एक प्रेजेंट है ना टी, इसीलिए सारे बच्चे कैसे होंगे, लंबे ही पैदा होंगे, ठीक। यहाँ पर तो ये आपको समझ लेना है। तो इसका जो फिनोटाइप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, यानी सारे के सारे बच्चे कैसे पैदा हुए, टॉल पैदा हुए सारे के सारे बच्चे। लेकिन अगर हम बोलें कि इनका फिनोटाइप कैसा है, तो देखिए फिनोटाइप है ना वो क्या है, चारों का फिनोटाइप भी वैसे सेम ही है, क्योंकि सबका कैपिटल टी और स्मॉल टी है, लेकिन फिनोटाइप का मतलब जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, जीनोटाइप का मतलब होता है उसके अंदर जीन कैसे हैं। तो चारों के अंदर ही हेट्रोजाइगस जीन है। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट हो, दोनों में अलग अलग हो। तो देखो जितने भी यहाँ पे बच्चे बनेंगे सबके अंदर एक लंबा वाला जीन होगा, एक छोटा वाला जीन होगा। तो ये आपको याद रखना है जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या डिफरेंस होता है। जीनोटाइप मतलब उसके अंदर जीन कैसे हैं, तो ये जीन हो गए। फिनोटाइप का मतलब क्या हुआ, जो हम बाहर से देख सकते हैं उसको। तो हम सारे बच्चों को देखेंगे, सारे के सारे बच्चे लंबे हैं, इसका मतलब क्या होता है, फिनोटाइप होता है। तो यहाँ पर जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट का जो पूरक है या जो अनुवांशिक का पूरक है वो क्या हो जाएगा, जीनोटाइप हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजिबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कार्ड। देखो अभी जो मैं आपको बता रही थी कि कोई भी जो दृश्य लक्षण होते हैं उनको क्या कहते हैं, जो हमें दिख रहे हैं। तो देखो किसी के भी अंदर ये जीन तो हमें दिखने वाले हैं नहीं,
ठीक है, हमें बस जैसे कि वो लंबे हैं, छोटे हैं, उनकी आंखें काली हैं, बाल घुंघराले हैं, हमें ये वाली सारी चीजें दिख सकती है ना, तो दिखने वाली सारी चीजों को हम बोलेंगे फिनोटाइप। और उसके अंदर जो जीन है, जैसे यहाँ पर है ये जीन, अगर जीन हम देख रहे हैं तो उसको बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलील इज सेड टू बी डोमिनेंट इफ, कि एक एलील जो होता है उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे, प्रभावी बोलेंगे। कब बोलेंगे प्रभावी, उसका हमें आंसर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज एक्सप्रेस्ड, यानी कि ये एक्सप्रेस होता है या व्यक्त होता है दोनों में ही, होमोजाइगस में भी और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी। तो हाँ जी बिल्कुल, जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समरूप और विषम युग्मजी दोनों स्थितियों में वही ही दिखेगा, वही ही एक्सप्रेस करेगा अपने गुणों को या अपने कैरेक्टरिस्टिक को। जैसे मैं अभी बता रही थी कि जो पापा हैं वो टॉल है और जो मम्मी है वो डॉर्फ है, ठीक है, वो छोटी हैं। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे पैदा होंगे ये वाले बच्चे पैदा होंगे। ठीक, अब ये वाले जो बच्चे पैदा होंगे वो सारे के सारे लंबे बच्चे पैदा होंगे, यानी टॉल बच्चे पैदा होंगे। क्यों होंगे टॉल बच्चे पैदा, क्योंकि इनमें ये वाला जो जीन है ना ये डोमिनेंट है। अगर ये एक भी प्रेजेंट हुआ ना तो इसी का ही कैरेक्टर आएगा। तो ये एक यहाँ पर प्रेजेंट है ना सबके अंदर, इसीलिए सारे के सारे बच्चे कैसे होंगे, लंबे होंगे। जबकि यहाँ पे ये डॉर्फ वाला भी तो है, जो छोटा वाला है, जो छोटा बनाएगा बच्चे को, वो वाला जीन भी तो है, लेकिन ये खुद को व्यक्त ही नहीं कर रहा है। इसीलिए इस छोटे वाले को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं रिसेसिव। ये भी याद रखिएगा, जो अपने गुणों को व्यक्त कर देता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट, और जो व्यक्त नहीं कर पाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिसेसिव। नेक्स्ट है व्हेन एन एलील फेल्स टू एक्सप्रेस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आ गया, जब कोई भी एलील फेल हो जाता है एक्सप्रेस करने के लिए खुद को, मतलब कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता किसकी प्रेजेंस में, दूसरे एलील की प्रेजेंस में। जैसे ये यहाँ पे स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी के पास अगर कैपिटल टी आ गया तो क्या होगा, ये खुद को व्यक्त ही नहीं कर पा रहा, बच्चा छोटा ही नहीं बन रहा, बच्चा लंबा बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टी है वो खुद को व्यक्त नहीं कर पा रहा। इसीलिए ये जो स्मॉल टी है, जो छोटा वाला टी है, इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे रिसेसिव। तो याद रखिएगा, जो व्यक्त कर पाता है उसको बोलेंगे डोमिनेंट, और जो व्यक्त नहीं कर पाता है उसको बोलते हैं रिसेसिव। ठीक है, रिसेसिव या फिर अप्रभावी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस वाज पोस्टुलेटेड बाय। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ये किसने दिया था, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ये मेंडल ने दिया था। देखिए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 3 दिए थे मेंडल ने, जिनको हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, और ये तीनों ही ना याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 3 थे, एक को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरे को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरे को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, तो ये तीनों याद रखिएगा, ये 3 लॉ दिए थे, क्योंकि इनमें से वैसे एक बार आप देख लेना अगर आपको याद भी नहीं होते तो, क्योंकि अगर आप एक बार देख भी लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये 3 लॉ हैं, तो आपको याद रखने हैं, तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ये किसने दिया था, तो मेंडल ने दिया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट ही लॉ है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस वर गिवन बाय। अब देखो यहाँ पर सेग्रीगेशन भी दे दिया है और डोमिनेंस भी दे दिया है। डोमिनेंस ये रहा और सेग्रीगेशन कहाँ पर है, डोमिनेंस ये है और सेग्रीगेशन ये है, तो दोनों ही आ गए यहाँ पे, सेग्रीगेशन और डोमिनेंस। तो ये किसने दिए थे, मेंडल ने दिए थे। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, पृथक्करण। जैसे अगर कोई भी सोचो पेरेंट है, जो पापा हैं उनके अंदर एक गुण है कि उनकी आंखें जो है वो काली हैं, तो उनकी बहुत ज्यादा डार्क काली हैं। ठीक है, उनके अंदर ये वाले 2 जीन मिलेंगे काला होने के लिए। अब जब भी इनका जो वो होगा, मतलब इनका जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, तो इनके स्पर्म के अंदर है ना, एक स्पर्म के अंदर केवल एक ही ये जाता है, जीन जाता है। इसी को ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक, करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर एक जो वो होगा
स्पर्म होगा उसके अंदर एक ही जाएगा, एक स्पर्म के अंदर ये, एक स्पर्म के अंदर ये, ठीक। जैसे कि XY जो होते हैं ना, XY होते हैं ना, जो मेल होते हैं उनका क्रोमोसोम XY होता है ना, तो X के अंदर जाएगा ये वाला B और Y के अंदर जाएगा ये वाला B। वैसे ही अगर जो मदर है उनके अंदर क्या है, ये है एक और एक ये है, इनके अंदर भी दो है, एक डोमिनेंट जीन है, एक रिसेसिव जीन है, ठीक है। और मदर का जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, XX होता है, तो ये वाला B जाएगा इसके अंदर, ये वाला B जाएगा इसके अंदर। तो समझ आ गया, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आई होप कि एक क्रोमोसोम के अंदर एक ही जाएगा। क्लियर हो गई इतनी चीज। तो यहाँ पर इसी को ही बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो होता है उसके अंदर, सेग्रीगेशन के अंदर एलील्स जो होते हैं वो कहाँ पर प्लेस लेते हैं, यानी किसके दौरान होते हैं। जी जो पृथक्करण होता है ये किसके दौरान होता है, तो पृथक्करण होता है मायोसिस के दौरान, ठीक है। क्योंकि कब होगा ये जो XY और XX है ये कौन से वाले क्रोमोसोम होते हैं, रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो ये 23वां पेयर जो होता है वो होता है ये XY या XX का, तो इतना चीज याद रखिएगा। और ये किसमें होता है, जो रिप्रोडक्टिव ये क्रोमोसोम होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो होते हैं, यूज होते हैं मायोसिस के अंदर, इसीलिए मायोसिस के अंदर ही हो जाएगा सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण, दोनों अलग अलग हो जाएंगे मायोसिस के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर प्रपोजिंग हिज थ्योरी मेंडल, कि जो अपनी इन्होंने थ्योरी दी थी मेंडल ने, उससे पहले ये क्या जानते थे, ठीक है, ये बताना है हमें कि जब इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी उससे पहले ये क्या जानते थे। तो यहाँ पर देखो है कि ये कुछ भी नहीं जानते थे फैक्टर और जीन्स के बारे में, तो नहीं, देखो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्रोमोसोम और जीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था मेंडल को। जब ये अपना मटर के ऊपर प्रयोग कर रहे थे तब इनको कुछ भी नहीं पता था, ना इनको क्रोमोसोम के बारे में पता था, ना ही इनको जीन्स के बारे में पता था, इसीलिए डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर पी प्लांट मोर सुटेबल देन डॉग्स फॉर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, कि डॉग्स के कंपैरिजन में, मतलब डॉग से भी ज्यादा अच्छे होते हैं, कुत्तों से भी ज्यादा अच्छे होते हैं मटर के प्लांट अगर आपको इनहेरिटेंस के ऊपर प्रयोग करना है तो। अब हमें ये बताना है कि अच्छे क्यों होते हैं, ठीक है। तो देखिए डॉग जो है इनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, सॉरी पॉलिनेशन नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, फर्टिलाइजेशन आएगा। पॉलिनेशन तो सिर्फ प्लांट के अंदर ही होता है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, जो डॉग्स हैं उनके अंदर क्या नहीं होता है, उनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, अपने आप से खुद से ही उनका एग फर्टिलाइज नहीं हो सकता है, यानी डॉग के अंदर एक मेल डॉग चाहिए और एक फीमेल डॉग चाहिए, ठीक। तभी जो फीमेल डॉग है उसके जो अंदर एग है उसका फर्टिलाइजेशन कैसे हो पाएगा, जब मेल डॉग के अंदर से स्पर्म जाएगा तब, ठीक। क्लियर हो गई इतनी चीज। तो डॉग के अंदर तो ऐसा होता है, जबकि पी प्लांट के लिए इसकी जरूरत नहीं है। पी प्लांट जो होते हैं यानी मटर के जो पौधे होते हैं उनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए पी प्लांट जो है वो अच्छे हैं, तो बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर और फैक्टर, कि हमें बताना है कि कौन सा शब्द जो होता है वो विपरीत वर्णों या कारणों की एक जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो कौन करता है हमें पता ही है, एलील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RR का मतलब क्या होता है, डबल R का मतलब रेड। अगर हम इसको क्रॉस कराएं ये वाले R से, इसका मतलब है व्हाइट, यानी कि छोटे वाले R से, तो जितने भी RR ऑफ स्प्रिंग हैं ये सारे के सारे पिंक हो जाते हैं। ये इंडिकेशन होता है कि जो R जीन है वो कैसा है, देखो कैसा है R जीन, R जीन जो है वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, इसलिए अगर ये कंप्लीट डोमिनेंट होता ना तो जितने भी RR जनरेशन वाले थे ना, क्योंकि इनमें ये बड़ा वाला R है इसके वजह से सारे के सारे रेड हो जाते, क्योंकि RR किसको दर्शाता है, रेड कलर को दर्शाता है, पर वो रेड ना होने की बजाय पिंक हो गए हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट या अपूर्ण रूप से प्रभावशाली, ठीक है। पूरा प्रभावशाली नहीं है, पूरा प्रभावशाली होता तो रेड बन जाते, पर वो रेड की जगह पिंक बन गए हैं। ये तो बन ही नहीं सकते, खैर व्हाइट तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट जीन है, जो बड़ा वाला होता है उसको डोमिनेंट जीन बोलते हैं, यानी प्रभावी जीन बोलते हैं। तो प्रभावी की प्रेजेंस में या उपस्थिति में ये व्हाइट तो बन ही नहीं सकता था, रेड बनना था, पर रेड की जगह वो पिंक बन गया है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे इनकम्प्लीटली डोमिनेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, कि जो
हाइब्रिडाइजेशन होता है वो प्री मेंडलियन एरा में, कि जो मेंडल नहीं थे उनसे पहले, ठीक है, यानी प्री मेंडलियन युग में जो हाइब्रिडाइजेशन होता था वो कहां पर होता था, कैसे होता था, क्या होता था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं पता है तो पी के मटर में भी इन्होंने डिफरेंट वैरायटी ली थी पी की, उनको एक साथ मिला के और देखा था कैसे कैसे प्लांट बनते हैं। पर अगर मैं अभी की डेट में आपको बताऊं कि हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही ज्यादा उसमें पहुंच गया, बहुत ही ज्यादा रिसर्च हो गई है। जैसे कि आप देखते हो कि ये बैंगन का प्लांट है और बैंगन के प्लांट पर ऊपर यहाँ पे बैंगन लग रहे होंगे, है ना, और नीचे सेम प्लांट पे आलू लग रहे होंगे। दो प्लांट की जरूरत ही नहीं है, ये यहाँ पे आलू लग रहे हैं और ऊपर लग रहे हैं यहाँ पर ये बैंगन, ठीक। तो ये हो गया है अभी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, दो तरह के प्लांट को मिला के, दो तरह के पौधों को मिला के एक प्लांट बना देते हैं जिसके अंदर दोनों के गुण होते हैं, उसको बोलते हैं हम संकरण या फिर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। तो ये बोल रहे हैं कि प्री मेंडलियन एरा में जब मेंडल नहीं थे उससे पहले क्या होता था हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन होता था, नहीं होता था, कौन करता था। तो ए ऑप्शन है डिड नॉट टेक प्लेस इन नेचर, कि नेचर में होता ही नहीं था, ये है फर्स्ट ऑप्शन। तो ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है, होता तो था ही, ठीक है, नेचर अपने आप करती ही थी, तो ये तो हो जाएगा गलत ऑप्शन कि नहीं जी होता तो था, मनुष्य नहीं करते थे पर नेचर में अपने आप होता था। डी जो ऑप्शन है वो है वॉज अनसक्सेसफुल, ठीक है, कि जब भी अगर किसी आदमी ने करने की कोशिश भी करी तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो असफल रहा जब किसी ने भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, यानी किसी ने भी प्रयास करे। तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन कि प्रयास जिसने भी करा और उसको सफलता मिली वो कौन था, मेंडल था। मेंडल से पहले बहुत लोगों ने प्रयास करे पर वो असफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेनी ऑफ हाइब्रिड प्लांट, की जो हाइब्रिड प्लांट होता है उसकी जो प्रोजेनी होती है वो क्या होती है, ब्रीड ट्रू होती है, तो बिल्कुल भी नहीं होती। ट्रू कैसे हो जाएगी ब्रीड उसकी, है ना, अगर हाइब्रिड प्लांट है तो हाइब्रिड प्लांट का मतलब ही हुआ दो अलग अलग पौधों से मिलकर बनाई गई है, तो ब्रीड ट्रू कैसे हो जाएगी। नेक्स्ट है रिजेंबल मैटरनल प्लांट, की जो मैटरनल प्लांट होता है उनके जैसे दिखेंगे। प्रोजेनी का मतलब क्या होता है, संतति, यानी इनके जो प्लांट के प्लांट होंगे वो, तो मैटरनल प्लांट की तरह दिखेंगे, तो ऐसा भी नहीं है, वो खुद भी तो अपने अंदर चेंजेस करेंगे ना, तो बिल्कुल मैटरनल प्लांट की तरह भी नहीं दिखेंगे। और इसका नेक्स्ट ऑप्शन है सेग्रीगेट, तो देखो सेग्रीगेट तो हर कोई करेगा ही करेगा, ये तीन रूल तो ऐसे याद कर लो, जहां भी आ जाए वहीं टिक लगा दो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले तीन रूल बताए थे वो याद कर लो, जहां भी आए उन्हीं पर ही टिक लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ डॉर्फ प्लांट दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड, कि अगर हम किसी भी टॉल प्लांट को, ठीक है, टॉल प्लांट को अगर किसी भी डॉर्फ प्लांट के साथ में क्रॉस कराते हैं, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। अगर हम किसी भी एक प्लांट, एक कैरेक्टर का क्रॉस करवाना चाह रहे हैं कि ये टॉल है ये डॉर्फ है, तो इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। लेकिन सोचिए अगर हम ऐसे भी करवाना चाह रहे हैं, टॉल है ये प्लांट और इसके जो फूल हैं, जो फ्लावर हैं वो राउंड हैं, ठीक है, ये वाला प्लांट डॉर्फ है और इसके जो फूल हैं वो कैसे हैं, वो झुर्रीदार हैं। तो ये दो कैरेक्टर हो गए ना एक ही प्लांट के अंदर। अगर हम इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड। तो इतनी चीज याद रखिएगा, अगर एक गुण का ही क्रॉस करवा रहे हैं मतलब मोनोहाइब्रिड, क्योंकि मोनो का मतलब होता है एक, ठीक। डाई हाइब्रिड वो हो जाएगा जिसमें हम दो गुणों का क्रॉस करवा रहे हैं, जैसे टॉल भी और यहाँ पर राउंड उसके फ्लावर भी होने चाहिए, तो दो गुणों का करवा रहे हैं। डाई का मतलब क्या हो जाता है, दो, तो ये हो जाएगा डाई हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है F1 progeny of a cross of tall with a dwarf plant are tall, it indicate that the character of tallness is, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं जो F1 progeny है जब उसका क्रॉस करवाते हैं टॉल के साथ, ठीक है, ऑफ ए क्रॉस ऑफ टॉल विद डॉर्फ, की एक टॉल प्लांट था और एक डॉर्फ प्लांट था, और जब हमने इनका क्रॉस करवाया तो F1 progeny बोलते हैं। जब पहली बार क्रॉस करवाते हैं तो इसकी जो प्रोजेनी बनेगी वो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, ठीक। ये F1 प्रोजेनी जो है वो उनके सबके अंदर ना टॉलनेस आती है, ठीक है, मतलब सबके सब लंबे प्लांट ही बनते हैं। तो ये क्यों बनते हैं लंबे, क्योंकि ये वाला जो टी है ना, जो बड़ा वाला टी है, ये डोमिनेंट होता है, ये वाला टी, ठीक है, इसकी वजह से सबके सब कैसे हो जाते हैं, टॉल हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। जबकि इसमें छोटे वाला भी तो जीन है, छोटे वाला भी तो जीन है, पर वो छोटे नहीं होते, क्यों, क्योंकि ये जो छोटा वाला जीन है ये कैसा होता है, रिसेसिव होता है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सारे के सारे टॉल हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं,
डोमिनेंट की वजह से, ये जो टी प्रेजेंट होता है यहाँ पर ये डोमिनेंट होता है, इसकी वजह से सारे के सारे टॉल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अपोजिट एलील्स कम टुगेदर वन ऑफ दीज एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, की दो अपोजिट एलील है। अपोजिट एलील का मतलब क्या हुआ, वही देखो ये लंबा है ये छोटा है, तो ये अपोजिट हो गए ना, विपरीत एलील हो गए ना, विपरीत गुण वाले एलील हो गए, कि जब ये एक साथ आते हैं और ये एक्सप्रेस करते हैं खुद को और मास्क कर देते हैं दूसरे को, ठीक है। जैसे खुद को तो एक्सप्रेस कर रहे हैं, खुद को तो दर्शा रहे हैं या व्यक्त कर रहे हैं, और दूसरे को मास्क कर देते हैं, मतलब दूसरे को छुपा देते हैं। तो ये जो फैक्ट है ये डिस्क्राइब होता है किस लॉ से, जो 3 लॉ दिए थे ना उसी की ही बात हो रही है, ठीक है। तो किस लॉ से, डोमिनेंस वाला जो लॉ था, क्योंकि ये जो एक है जो खुद को दर्शा रहा है दूसरे को मास्क कर दे रहा है, उस एलील को या उस जीन को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट जीन बोलते हैं ना। इसीलिए ये जो रूल है ये कौन सा हो जाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट को जब हम क्रॉस करवाते हैं, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ टॉल का, कि उसके अंदर दोनों टी ही प्रेजेंट होंगे, और फॉल्स टॉल का मतलब क्या हो जाएगा, एक टी प्रेजेंट होगा, एक स्मॉल टी प्रेजेंट होगा, यानी छोटा पी प्रेजेंट होगा। तो ये होगा तो टॉल ही, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही एलील या एक ही जीन होगा, जो बड़ा वाला है दूसरा वाला छोटा होगा, तो इसको बोलते हैं फॉल्स। जबकि ये जो ऊपर वाला है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, ये वाले को जो ऊपर वाला है इसको क्या बोलेंगे, चलो दोबारा से ही लिख देते हैं, चलिए तो देखो ये इसको क्या बोलेंगे, ट्रू, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं और दोनों डोमिनेंट हैं। जबकि जो ये वाले होंगे इनको हम बोलेंगे फॉल्स, ठीक। इतनी चीज तो आपको हो गई होगी, आई होप क्लियर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, ये यही बोल रहे हैं कि प्लांट को क्रॉस कराएंगे ट्रू ब्रीडिंग वालों को, इसके बाद में डॉर्फ पी प्लांट इल्डेड टॉल F1 प्लांट, ठीक है। F1 प्लांट के जितने भी होंगे वो सारे के सारे टॉल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि तो सारे के सारे टॉल ही हैं, तो टॉल ही होंगे, ठीक है। प्रोड्यूसिंग सीड्स ऑफ 787 टॉल एंड 277 डॉर्फ प्लांट ऑफ F2 जनरेशन। F1 जनरेशन बन जाएगी, उसके बाद में F2 जनरेशन बनती है, F1 के जितने भी प्लांट होंगे उनके बीच में क्रॉसिंग करके, ठीक है। F2 जनरेशन बन गई अभी F1 के प्लांट के बीच में क्रॉसिंग करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस। क्यों बोलेंगे हेटेरोजाइगस, इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये देखो सारे ये आधे प्लांट इसमें बन रहे हैं टॉल और आधे प्लांट बन रहे हैं डॉर्फ, मतलब जो यहाँ पर F1 प्रोजेनी आ जाएगी इसके अंदर कैसे 2 कैरेक्टर आ जाएंगे, ये वाले 2 कैरेक्टर, तो इसी को ही तो हम हेटेरोजाइगस बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, मेंडल डिड नॉट पोस्टुलेट अबाउट, कि जो मेंडल हैं उन्होंने किसके बीच में या किसको नहीं बताया था या किसकी अवधारणा नहीं दी थी। तो देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस तो इन्होंने दिया था, ये तो हो जाएगा करेक्ट कि हाँ जी दिया था। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी दिया था। नेक्स्ट है लॉ ऑफ लिंकेज नहीं दिया मेंडल ने, तो ये सी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पूछा है इन्होंने कौन सा नहीं दिया था। इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये भी दिया था, तो ये 3 लॉ तो ना रट लो क्योंकि इसका एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल्स लॉ आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन, कि जो मेंडल के लॉ होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं यानी लागू होते हैं, कब लागू होते हैं हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है जीन्स ऑफ ट्रेट्स आर लिंक्ड, की जो जीन है वो लिंक होने चाहिए, तो नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं भी होंगे लिंक तो भी हम एप्लीकेबल हो सकता है, तब भी लागू हो सकता है। बी ऑप्शन है, पेरेंट्स आर प्योर ब्रीडिंग, पेरेंट्स जो है वो प्योर ब्रीडिंग के होने चाहिए, तो हाँ जी बिल्कुल ये ऑप्शन है करेक्ट कि तभी ही एप्लीकेबल होगा लॉ ऑफ मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीड्स टेकन बाय मेंडल इन हिज डाई हाइब्रिड क्रॉस वर, की जो सीड लिए गए थे, जो बीज लिए गए थे मेंडल के द्वारा अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ, 2 गुण होंगे इसके अंदर, ठीक है। वो कैसे थे आपको ये बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन वहां से लिया गया है जहां पे थोड़ा सा ना डीप में जाके अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो वहां से, ठीक है। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे लिए थे, उन्होंने लिए थे 2 तो कलर लिए थे, एक लिया था येलो कलर और एक लिया था ग्रीन कलर। दूसरा इन्होंने गुण क्या लिया था, ये तो हो गया कलर वाला गुण, ठीक है। तो ये एक गुण हो गया। दूसरा गुण उन्होंने क्या लिया था कि या तो गोल होंगे यानी कि राउंड होंगे या रिंकल्ड होंगे मतलब झुर्रीदार होंगे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया शेप का। तो इन्होंने 2 चीजों का लिया ना, तो 2 गुण लिए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं डाई हाइब्रिड। और याद रखिएगा एक कलर वाला लिया था जिसमें येलो और ग्रीन कलर लिया था, और एक इन्होंने शेप लिया था जिसमें राउंड और रिंकल्ड शेप ली थी, ये याद रखिएगा क्योंकि ये याद करने वाली ही चीज है, ये अंदर से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मेंडल क्रॉस्ड ए रेड फ्लावर्ड, और जो रेड फ्लावर था वो डोमिनेंट था, ठीक है। इसको जब उन्होंने व्हाइट फ्लावर्ड से क्रॉस कराया और जो व्हाइट फ्लावर था वो रिसेसिव था, तो जो प्लांट थे F1 जनरेशन के वो कैसे होंगे। देखिए सीधी सी बात है, रेड फ्लावर के लिए R लिख देंगे क्योंकि ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट के लिए हमेशा बड़े में लिखते हैं, और जो भी रिसेसिव है उसको लिखेंगे हम स्मॉल में, तो ये आ गया स्मॉल। जब भी हम इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो सारी की सारी जनरेशन यही ही तो बनेंगी, जो F1 जनरेशन होगी वो यही ही बनेगी ना। तो सारे के सारे प्लांट के अंदर एक एक डोमिनेंट जीन है ही ना, तो सारे के सारे प्लांट कैसे बन जाएंगे, रेड बन जाएंगे, तो बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जीनोटाइप रिप्रेजेंट ए ट्रू डाइहाइब्रिड कंडीशन, की इनमें से कौन सा जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, जैसे ये दोनों जीन है, इसके अंदर एक बड़ा जीन है एक छोटा जीन है, यानी कि एक रेड के लिए जीन है एक व्हाइट के लिए जीन है, तो ये दो जीन है, जीन का मतलब ये समझो, ठीक है। तो ये अपने ना ऐसे दिमाग में बिठा के रखो क्योंकि ये आपको थोड़ा सा ना पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जीनोटाइप रिप्रेजेंट करता है, यानी दर्शाता है ट्रू डाइहाइब्रिड कंडीशन को। दो डाइहाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, दो गुण जिसके अंदर हो वो। तो देखिए यहाँ पे पूछा है ट्रू वो जो हो, ठीक है, ट्रू डाइहाइब्रिड हो हमें पूछा है ये, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने डाइहाइब्रिड कंडीशन में पूछा है डाइहाइब्रिड, तो आपको याद रखना है पहले तो दो गुण होने चाहिए। देखो दो गुण भी है ना यहाँ पे, तो फर्स्ट टी है इसका मतलब क्या हो गया, टॉल हो गया, और जो स्मॉल टी है इसका मतलब क्या हो गया, डॉर्फ हो गया, ठीक है। थर्ड है आर, आर का मतलब क्या हो गया, रेड हो गया या राउंड हो गया, ठीक, और स्मॉल आर का मतलब क्या हो गया, झुर्रीदार हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये वाला हुआ ना ट्रू, जिसमें चारों के चारों गुण आ रहे हैं, मतलब दो दो जो ये जोड़े हैं, दोनों जोड़े, इनमें सारे के सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो इसीलिए जो फर्स्ट है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथडोलॉजी ऑफ मेंडल वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रेडिसेसर्स इन ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट एंड वाज द मेन रीजन ऑफ हिज सक्सेस। हमें बताना है मेंडल की कौन सी पद्धति जो थी वो प्रजनन प्रयोगों में अपने पूर्ववर्तियों से भिन्न थी, जो उन्होंने पहले भी एक्सपेरिमेंट करे थे उनसे अलग थी, उनसे भिन्न थी, और उनकी सफलता के जो मुख्य कारण थे उसके लिए यही ही रिस्पॉन्सिबल थी। तो ये क्यों रिस्पॉन्सिबल थी हमें ये बताना है, ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद में इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है ही स्टडीड, कि उन्होंने अध्ययन किया इनहेरिटेंस का, यानी कि उन्होंने अध्ययन किया इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम का अध्ययन किया सिंगल ट्रेट का एक टाइम पर, मतलब एक ही गुण का या एक ही लक्षण का एक टाइम पर एक ही लक्षण उन्होंने देखा। ऐसे नहीं किया कि 4-5 लक्षण ले लिए और प्लांट का क्रॉस लगा के देख लिया, ऐसे नहीं किया। तो इसका फर्स्ट ही जो ऑप्शन है वो ही करेक्ट हो जाएगा कि एक बार में उन्होंने केवल एक ही गुण लिया था। जैसे कि अगर उन्होंने टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट के बीच में करवाया था ना पहले, तो इन्होंने पहले एक ही कैरेक्टर को लिया। जब इसकी F1 संतति बन गई फिर उनके बीच में क्रॉस करवा के देखा, तो पहले एक ही गुण का गया था, इसीलिए इनको सक्सेस मिल गई थी, इसीलिए ये सफल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ जीनोटाइप AABB, ये वाला ना आप क्रॉस करा के देख लेना, मैं ना इसका वो करवा देती हूँ, F2 जनरेशन का बोल रहे हैं ये, कि F1 का भी जब क्रॉस करवाएंगे तो F2 जनरेशन जो बनेगी उसमें AABB और AABB जो है वो क्या होगा उसका रेशियो। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आप इसका क्रॉस करवा के देख लेना, मैं यहाँ पे कराऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस 4 फिनोटाइप्स फॉर्म इन अ रेशियो ऑफ इतने बिकॉज ऑफ, कि ये वाला रेशियो आया है। अब देखो आपको है ना कुछ चीजें तो अगर आपने ये करा भी होगा, 11th-12th में भी होता है, अगर आपने ये थोड़ा बहुत किया भी होगा ना तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो ऐसे लग गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसके वो देखेंगे, इसके ऑप्शंस देखेंगे, यहाँ पे ये पूछा है एक द्विसंकर संकरण में 4 फिनोटाइप ये वाले के अनुपात में बनते हैं, क्यों बनते हैं, ठीक है, हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है जीन्स का, ठीक है, ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की अलग अलग गुण जो होते हैं उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, यानी उनका स्वतंत्र वर्गीकरण होता है, इसलिए ये वाला रेशो आता है। ये वाला रेशो ना आप पढ़ते भी होंगे काफी जगह, ठीक। तो F2 जनरेशन जो होती है उसमें यही वाला ही रेशो आता है, आपको याद भी होगा शायद अगर आपने किया होगा तो, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो हम तो बहुत मजा आता था ये करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन मैमल इज यूजुअली, कि जो इनहेरिटेंस होता है
वो स्किन कलर का मैमल्स में वो क्यों होता है, ठीक है, किसकी वजह से होता है, ये बताना है हमें। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो इसके अंदर जो स्किन कलर होता है मैमल्स के अंदर, उसका जो इनहेरिटेंस होता है वो पॉलीजेनिक होता है। ठीक है, पॉलीजेनिक क्यों होता है, क्योंकि देखिए आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी के पापा गोरे हैं, सोचिए, और ये फादर जो हैं किसी के वो गोरे हैं, तो गोरे के लिए क्या लिख देते हैं, वाइट लिख देते हैं, और जिसकी मम्मी जो है वो काली है तो इसके लिए स्मॉल w लिख देते हैं। तो इनकी जो संतति होगी ना वो वैसे गोरी ही बनेगी, लेकिन क्या होगा, चारों के चारों ना एक जैसे गोरे नहीं होंगे, चारों के चारों में थोड़ा सा ना अंतर जरूर होगा, थोड़ा कलर का। वैसे चारों गोरे होंगे लेकिन उनके गोरानेस जो है उसमें भी थोड़ा अंतर होगा। वो अंतर क्यों होता है, वो पॉलीजेनिक की वजह से ही अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 रेशो इज, की डाई हाइब्रिड क्रॉस जब करवाते हैं तो उसमें जो रेशो आता है वो कितना आता है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में ही करवाया था कि F2 जेनरेशन में हमेशा जब भी डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे तो हमेशा जो रेशो रहेगा वो 9331 का रहेगा। ये याद रख लेना, 9331 करके भी याद रख लेते हैं लोग, तो 9331 करके भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी प्रूवन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो। ये पूछ रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो हम कौन से रेशो पर प्रूव, कौन सा वाला रेशो इनमें से प्रूव करता है, ये सिद्ध करता है। ठीक है, तो 9331 को ना आप रट लो, F2 जनरेशन 9331 आ रही है, ये बहुत सारी चीजों के बारे में बताती है, तो 9331 याद रख लीजिए, रट लीजिए। इसके लिए भी जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस है या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो भी इसी से ही सिद्ध हुआ है या सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब व्हेन ए हाइब्रिड विद जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन RRTT, जब हम इसका क्रॉस करवाते हैं इसके साथ जो फिनोटाइपिक रेशो है ऑफस्प्रिंग का वो होता है, क्या होता है। तो देखिए ये इसको आप क्रॉस करवा लीजिएगा, ये डाई हाइब्रिड है, बहुत टाइम जाएगा इसमें, तो 1111 आएगा इसका रेशो, यानी कि 4 तरह के प्लांट बनेंगे और चारों का नंबर जो है वो सेम आएगा। ठीक, तो चलिए आज का जो वीडियो था ये इतना ही था। ये जो 5th यूनिट है इसके एमसीक्यूज क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, ये जो इनहेरिटेंस वाला जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा होता है, तो आज हमने आधे क्वेश्चंस को इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है, आधे अभी रह गए हैं, तो जो आधे रह गए हैं उनका नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवा देंगे। अगर एक ही वीडियो के अंदर करवाते तो काफी क्वेश्चन बनेंगे, इसके कम से कम 80-85 क्वेश्चंस बनेंगे, अगर एक ही वीडियो के अंदर डाल देते तो थोड़ा सा ना बोरिंग हो जाता, तो इसीलिए अभी ये कर लीजिए और नेक्स्ट हम जो वीडियो लेकर आएंगे कल उसके अंदर यही करेंगे। और हाँ, ये जैसे ही 5th यूनिट फिनिश हो जाता है उसके बाद केमिस्ट्री के एमसीक्यूज के वीडियो भी लेकर आ रहे हैं, तो सपोर्ट करिएगा। थैंक यू हमारे लेक्चर्स देखने के लिए, हमारे एमसीक्यूज के वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। एंड लास्टली थैंक यू।